हो रहा है इसमें। सही है। चलो ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग किताब ओपन कीजिए, प्रॉपर पेंसिल या फिर पेन रखना, जहां जो लिखने बोलेंगे वहां पे आपको प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं तो हमारे आसपास लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है और नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है। फिर बोल रहा है कि यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। आज हम लोग फर्स्ट क्लास में ये सब बात भी किए थे कि ऐसा क्या प्रेजेंट है एक लिविंग थिंग्स में जो उसको लिविंग बनाता है, और एक नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा क्या प्रेजेंट है जो इसको नॉन लिविंग बनाता है ना। तो आगे क्या बात करेंगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है, और व्हाट इज इट दैट मेक एन इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग, तो यहां पे लिख देना, यहां पे एरो देकर के लिख देना नॉन लिविंग, प्रॉपर लिखो नॉन लिविंग। इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव व्हिच अ लिविंग थिंग्स हैज। पूछ रहा है कि ऐसा क्या लिविंग में है जो कि नॉन लिविंग में नहीं है। तो इसका आंसर क्या दिए थे, प्रेजेंस ऑफ अ सेल, कि लिविंग में सेल प्रेजेंट है और नॉन लिविंग में सेल इज एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर क्या है कि प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट, उसका नाम क्या है, सेल, ठीक है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल, कि सारा ऑर्गेनिज्म किससे बना है, सेल से बना है। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बना है उसको बोल दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। while the other like us composed of many cell, जैसे कि हम लोग अगर बात करें प्लांट, ह्यूमन, एनिमल, सब किसका बना है, मोर देन वन सेल, तो उसको क्या बोले, मल्टीसेलुलर, आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज अ सेल। अब व्हाट इज अ सेल टॉपिक में देखो क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। क्या बोले थे फर्स्ट डे कि जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना सारा काम को कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, कैन परफॉर्म ईच एंड एवरी फंक्शन, क्योंकि उसके पास एक सेल प्रेजेंट है। अगर कोई भी चीज एक सेल से भी छोटा हो जाता है ना तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता। यही सब बात किए थे ना हम लोग फर्स्ट क्लास में। आगे देखो क्या लिखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, किस चीज के लिए कैपेबल है, अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट लाइन है सब, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस चीज के लिए कैपेबल है, इट इज कैपेबल टू परफॉर्म essential function of life and can independently exist, ठीक है। आगे बात करेंगे, anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living, कि अगर कोई भी चीज एक सेल से भी छोटा हो जाए ना तो वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, hence a cell is the fundamental structural and functional unit of life। तो सेल को क्या बोल रहा है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोल रहा है इसको ऐसा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर कोई भी चीज सेल से भी छोटा हो जाता है ना तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग सेल को बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अब नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्कवरी के बारे में। एंटोन वॉन लीवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। पहली बार लाइव सेल का डिस्कवरी किसने किया, लाइव सेल, लिख देना किताब में एवी लीवेनहुक, कॉपी में किताब में इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, लाइव सेल का डिस्कवरी किसने किया, एवी लीवेनहुक। जब भी आप लोग बुक ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले वो दिख जाएगा, इसीलिए किताब में लिखना जरूरी है कि लाइव सेल का डिस्कवरी किसने किया, एवी लीवेनहुक। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड द लाइव सेल। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इस तरह से साइड में लिखते चलना, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी किया न्यूक्लियस का। आगे है
the invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural detail of the cell। बोल रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ ना, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में इन्वेंशन होते गया, माइक्रोस्कोप में डिस्कवरी होते गया कि मॉडल जो माइक्रोस्कोप, पहले नॉर्मल माइक्रोस्कोप आया, फिर आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे क्या हुआ कि एक सेल को हम प्रॉपरली अंदर का सारा चीज देख सकते हैं। तो जैसे माइक्रोस्कोप में डिस्कवरी हुआ, इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप का क्वालिटी बढ़ते गया, तो एक सेल के अंदर का सारा डिटेल हमको धीरे धीरे पता लगने लगा। तो क्या लिखा कि द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट, कि माइक्रोस्कोप में जो इंप्रूवमेंट हुआ उससे क्या हुआ, लीडिंग, कुछ प्रॉब्लम है क्या, आवाज आ रहा है क्लियर? ठीक है, ध्यान से सुनो। लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ अ सेल, कि एक सेल के बारे में हमको कंप्लीटली कब पता चला, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इंप्रूवमेंट हुआ, तब हम जाकर के एक सेल के अंदर का सारा डिटेल हमको दिखने लगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी अभी हम नहीं बताएंगे, सेल थ्योरी टॉपिक हम जब पढ़ाएंगे तब वहां पे समझाएंगे। इस टॉपिक को अभी हम छोड़ रहे हैं, हम आगे बात कर रहे हैं। सेल थ्योरी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, लास्ट में पढ़ाते हैं हम सेल थ्योरी। आगे है एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल। अब सेल के बारे में ओवरव्यू करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन ओनियन पिल। जब एक प्याज का छिलका देखते हो, उसको जब ऑब्जर्व करोगे, एंड और अ ह्यूमन चिक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप ले लो, माइक्रोस्कोप में प्याज का छिलका रख दो, और एक माइक्रोस्कोप में रख दो एक ह्यूमन चिक का सेल। यहां से चिक का सेल को निकालेंगे और माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे ना, तो ओनियन के सेल में हमको बाहर में सेल वॉल दिखेगा, और ह्यूमन चिक के सेल उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ह्यूमन का सेल ये कैसा है, इट इज अ एनिमल सेल, और ओनियन कैसा है, ओनियन इज अ प्लांट सेल। इसीलिए ओनियन वाले में हमको सेल वॉल दिखेगा और ह्यूमन चिक वाले में सेल वॉल नहीं दिखेगा। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे कि यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व, और ये एक्सपेरिमेंट हमको पहले करना था, क्लास 8 में किया जाता है ये सब एक्सपेरिमेंट। सेल्स इन एन ओनियन पील और अ ह्यूमन चिक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनो, द ओनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल। ओनियन सेल कैसा है, इट इज अ प्लांट सेल, हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री। जो ओनियन सेल है उसके बाहर में एक सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड जस्ट विद इन इज अ सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आगे बात कर रहा है, द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि ह्यूमन चिक का सेल को अगर देखते हो तो बाहर से बस एक ही लेयर प्रेजेंट है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, बाहर से सेल वॉल यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इसको बोल दो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक ह्यूमन चिक को माइक्रोस्कोप में रख दो, ह्यूमन चिक, ये जो हमारा चिक है इसका सेल निकाल करके माइक्रोस्कोप में रखेंगे, और एक प्याज का छिलका को माइक्रोस्कोप में रखने से क्या पता चलेगा कि जो प्याज का छिलका है उसके सेल में हमको सेल वॉल बाहर दिखेगा, और ह्यूमन के चिक के सेल में सेल वॉल बाहर नहीं दिखेगा। समझ में बात आया यार? अब आगे बात करते हैं। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। कहां पे बोल रहा है, ह्यूमन चिक या फिर यूकैरियोट्स के बारे में। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। कि सेल के अंदर में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल होता है। समझ में बात आया? जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। आगे है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic। ऐसा सेल जहां पे न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूकैरियोटिक सेल। वेयर एज सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। क्लियर है बात यहां से, कि जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा उसको बोल देंगे प्रोकैरियोटिक, और जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको बोल देंगे यूकैरियोटिक। ठीक है, आगे बोल रहा है, in both prokaryotic and eukaryotic cell a semi-fluid matrix called the cytoplasm। कि साइटोप्लाज्म जो है ना, प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में भी है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड द साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ अ सेल। कि एक सेल के वॉल्यूम को कौन ऑक्युपाई करता है, जैसे मानो ये सेल, इस सेल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, चाहे ये यूकैरियोटिक सेल हो या फिर प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों जगह मिलेगा हमको साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे बोल रहा है कि cells that have a membrane bound nuclei are called eukaryotic cell, whereas the cells that lack membrane bound nucleus are called prokaryotic cell। ठीक है, in both prokaryotes
and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called the cytoplasm occupies the volume of the cell. कि चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों में हमको अंदर में क्या मिलेगा, दोनों के अंदर में हमको साइटोप्लाज्म भी मिलेगा. ठीक है, आगे बात करेंगे. The cytoplasm is the main arena of cellular activity in both plant and animal cell. इस स्टेटमेंट को आपको लिखना है, यहाँ पे साइड में लिखिएगा. साइटोप्लाज्म is the main arena of cellular activity. मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी. अब ये स्टेटमेंट जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, मतलब एक सेल के अंदर में सारा काम कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. इसीलिए साइटोप्लाज्म को बोलते हैं इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी. ये आप लोग भी बुक में इस तरह से साइड में लिख लीजिए कि साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी है. आगे बात करेंगे. In both plant and animal cell, various chemical reaction occur in it to keep the cell in a living state. एक सेल को लिविंग स्टेट में कब बोलते हैं, एक सेल को हम जिंदा कब बोलते हैं, जब उसके साइटोप्लाज्म में क्या चल रहा हो, केमिकल रिएक्शन. तो उस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ लिविंग सेल. अगर केमिकल रिएक्शन बंद हो गया तो बोल देंगे कि सेल लिविंग नहीं है. जिस तरह से हम लोग लिविंग क्यों है, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी सेल है, हर सेल में केमिकल रिएक्शन चल रहा है. केमिकल रिएक्शन क्यों चल रहा है, ताकि सेल को लिविंग स्टेट में रखे. लिविंग स्टेट में रखने के लिए सेल के अंदर क्या करना पड़ता है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चलाना पड़ता है. और उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म. सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसको क्या बोले, मेटाबॉलिज्म. ये क्यों हो रहा है, ताकि हम लोग लिविंग स्टेट में रहे, हमारा सेल लिविंग स्टेट में रहे, इसीलिए केमिकल रिएक्शन चल रहा है. ये स्टेटमेंट लिख लेना. उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं. आगे क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से. बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव other membrane bound distinct structure called the organelle like endoplasmic reticulum. आज पढ़ेंगे इसको. जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी एंड वैक्यूल. ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को छोड़ करके और भी बहुत सारा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. जैसे कि क्या क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी एंड वैक्यूल. ये सब किस चीज का एग्जांपल है, ये सब सेल ऑर्गेनल का एग्जांपल है. ठीक है, आगे बात करते हैं. अब यहां से बात करेंगे राइबोसोम के बारे में. ध्यान से सुनो, लिखा है, उसके बाद देखो क्या लिख रहा है, द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. यहां लिख दिया ना कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है. आगे देखो, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड organelle found in all cell both eukaryotic as well as prokaryotic. अंडरलाइन करो इस लाइन को कि राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक. जो राइबोसोम है वो यूकैरियोट्स में भी पाया जा रहा है और प्रोकैरियोट्स में भी पाया जा रहा है. राइबोसोम कैसा है, इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन, बाहर से कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है. इट इज, इसीलिए क्या लिखा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बाहर से कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है. ये दोनों जगह पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है. आगे देखो कि विद इन द सेल राइबोसोम आर नॉट फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल दैट इज क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, राइबोसोम के बारे में लिख रहे हैं. राइबोसोम का जो लोकेशन है, कहां कहां पाया जा सकता है राइबोसोम, तो यहां पे लिखना लोकेशन. फर्स्ट नंबर लोकेशन लिखेंगे साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है. दूसरा नंबर लोकेशन देखो क्या लिखा, विद इन द टू ऑर्गेनेल दैट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट है. क्लोरो, जब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट तो वहां पे बताएंगे भी कि कहां पे राइबोसोम है. यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट. और थर्ड नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया. इसको लिखो माइटोकॉन्ड्रिया. एक मिनट, यहां पे इसको काटो, यहां लिखो माइटोकॉन्ड्रिया. और कहां पे है, एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे. लिख देना RER, इसका मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जब भी आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम कहां कहां पाया जाता है, तो पहला लिखिएगा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, दूसरा नंबर क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है,
तीसरा नंबर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में पाया जाता है। तो ये 4 लोकेशन है, याद रखना है, जहां पे क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। याद रख लेना इस बात को। आगे बात करते हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आगे देखो कि एनिमल सेल कंटेन another non-membrane bound organelle called centrosome which help in cell division। कि जो सेंट्रोजोम है ना, एक ये जो सेंट्रोजोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, ये भी नॉन मेम्ब्रेन है, इसके भी बाहर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, और ये सिर्फ कहां पाया जाता है, ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। क्या बोले, animal cell contain another non-membrane bound organelle called centrosome which help in cell division। सेंट्रोजोम किस चीज में मदद कर रहा है, सेल डिवीजन में। कहां पाया जाता है, सिर्फ पाया जाता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो इसके बारे में भी लिख देते हैं, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम इस तरह से आपको लिखते जाना है। देखो एनसीईआरटी पढ़ने का यही तरीका है, एनसीईआरटी रीडिंग किए, जहां पे हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा उसको हम लिखते जा रहे हैं। जब दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये सब हमको वापस से लिखना नहीं पड़ेगा, जैसे खोले बुक तुरंत दिख गया सारा डाटा, तो रिवाइज हो जाएगा ना ऐसे। तो इस तरह से लिख लेना कि लिख देना कि सेंट्रोजोम में क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट सेंट्रोजोम में लिख सकते हैं कि इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज नॉन, मतलब बाहर में मेम्ब्रेन नहीं है इसका, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। सेकेंड नंबर लिखिएगा, इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल में ही पाया जाता है। थर्ड नंबर लिखिएगा, इट हेल्प इन सेल डिवीजन, थर्ड नंबर लिखिएगा, इट, सबको लिखिएगा साथ में, इट हेल्प इन सेल डिवीजन, साथ में लिखते जाइए, इट हेल्प इन सेल डिवीजन। किसके बारे में बात किए, सेंट्रोजोम के बारे में बात किए। कैसा है ये, नॉन मेम्ब्रेन, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। सेकंड पॉइंट क्या बोले, प्रेजेंट कहां पे होता है, सिर्फ एनिमल सेल में। फिर क्या बोले, किस चीज में मदद करता है, सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। ठीक हुआ बात, आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। सबसे छोटा सेल का क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा, लेंथ कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। वाइल आगे देखते हैं, ये सब आप लोग लिख लिए क्या, ये लिख रहे हैं ना साथ में, तो भाई लिखते जाओ, साथ में लिखो, लिखो लिखो लिखो। हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पे क्या लिखा है। अब ये लाइन बचा है ना, देखो यहां पे, यहां लिखा है सेल डिफर ग्रेटली इन साइज। जो अलग अलग सेल है ना, सब सेल का अलग अलग साइज होता है, अलग अलग शेप होता है। ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज, और जो फंक्शन भी करता है ना सेल, सब सेल अलग अलग फंक्शन करता है। क्या बोले कि जो जितना भी सेल होता है सबका शेप अलग, सबका साइज अलग, सबका फंक्शन अलग। तो वही लिखा है सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल जैसे कि माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो यहां पे माइकोप्लाज्मा के बारे में लिखो, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा का लेंथ लिख दो, लेंथ कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। सेकंड पॉइंट लिख देना माइकोप्लाज्मा के बारे में, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल होता है ये। थर्ड पॉइंट लिख देना, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इट कैन सर्वाइव विदाउट, ये बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव कर लेता है, विदाउट ऑक्सीजन। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिख देना, इट लैक्स सेल वॉल, मतलब इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, इट लैक्स सेल वॉल। एक और पॉइंट लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं फिफ्थ नंबर में, इट इज पैथोजेनिक, मतलब ये डिजीज कॉज करता है, इट इज पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल। ये आगे पढ़ना है, इन प्लांट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब पढ़ाएंगे ना तो वहां पे ये स्टेटमेंट, ये वाला पॉइंट आएगा कि इट इज पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल। तो इसको हम अभी यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा। क्या बोले कि माइकोप्लाज्मा के बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे, फर्स्ट पॉइंट लिख दिए कि इसका लेंथ कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। सेकंड पॉइंट सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। थर्ड पॉइंट क्या लिखे, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का भी सर्वाइव कर लेता है।
और फोर्थ पॉइंट बोले कि इट लैक्स सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। फिर क्या बोले, इट इज पैथोजेनिक, पैथोजेनिक का मतलब जो डिजीज को कॉज करता है उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेनिक। तो यहां क्या लिखे, इट इज पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल, मतलब प्लांट और एनिमल में ये क्या कॉज कर सकता है, डिजीज को कॉज कर सकता है, इसीलिए लिखे इट इज पैथोजेनिक। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये आप लोग लिखे, इसको लिख लो। हो गया, लिख लिए ना, साथ में लिखते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अलग अलग शेप क्या क्या है, देखो यहां पे दिया हुआ है, ये जो लिखा है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का आपको शेप याद रखना कैसा होता है, राउंड एंड बाय कॉनकेव। एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, राउंड होता है और बाय कॉनकेव होता है। सेकंड नंबर लिखा व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है, एमीबॉइड शेप होता है, मतलब इरेगुलर शेप। डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा है, एमीबॉइड, दैट इज इरेगुलर शेप। फिर यहां लिखा है कॉलमनर इपिथेलियल सेल, लॉन्ग एंड नैरो। अब क्या होता है ये हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, टिश्यू चैप्टर में। टिश्यू चैप्टर में पढ़ना है कि सर ये क्या होता है, कॉलमनर एपिथेलियम होता क्या है। अभी बस जानो कि कॉलमनर एपिथेलियम होता कैसा है, शेप अभी जानना है कि लॉन्ग होता है और नैरो होता है। जब हम पढ़ाएंगे टिश्यू तो वहां पे बताएंगे कि सर कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है। अभी बस शेप जान लो कि ये कैसा होता है, इट इज लॉन्ग एंड नैरो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, आरबीसी वाला और डब्ल्यूबीसी वाला। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो ये नर्व सेल है, नर्व सेल सबसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट सेल होता है। नर्व सेल लिखवाए थे ना कि नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। उसके बाद ये ट्रैकिड है, ये प्लांट में पाया जाता है। और ये मेसोफिल है, इसका भी शेप कैसा है, राउंड एंड ओवल। ये भी कहां पाया जाता है, ये भी सेल प्लांट में ही पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है कि माइकोप्लाज्मा के बारे में लिख दिया, बैक्टीरिया के बारे में शेप लिखा 3 to 5। बैक्टीरिया का शेप कितना लिखा, 3 से 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। फर्स्ट क्लास में लिखवाए थे कि सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल का नाम क्या है, ऑस्ट्रिच का एग। अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। आरबीसी का डायमीटर कितना होता है, लिखो साइड में। आरबीसी का जो डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। एग्जाम में पूछ दिया था कि आरबीसी का रेडियस कितना होता है, तो रेडियस कोई बता पाएंगे कितना होगा आरबीसी का। अगर इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा, एग्जाम में रेडियस पूछा था, क्या होगा बताओ आरबीसी का रेडियस, बताइए आरबीसी का रेडियस कितना होगा, 14। बहुत अच्छा, 3.5 होगा ना, 14 कैसे होगा, आधा होता है ना, रेडियस आधा होता है। तो यहां पे लिख देना कि 3.5 माइक्रोमीटर इन रेडियस, ये भी लिख दो 3.5 माइक्रोमीटर इन रेडियस। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। सबसे लंबा सेल का क्या नाम है, नर्व सेल। आगे है सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। अब यहां लिखा है दे में बी डिस्क शेप, बहुत सारा शेप डिस्क शेप का हो सकता है, कोई पॉलीगन का शेप का हो सकता है, कोई शेप कोलुमनार हो सकता है, कोई शेप क्यूबॉइडल हो सकता है और कोई शेप थ्रेड के जैसा भी हो सकता है और इरेगुलर। नेक्स्ट लिखा है द शेप ऑफ द सेल वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही वाला है कि द शेप ऑफ द सेल वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। इसको साइड में लिखो, यहां पे लिखा हुआ है बट फिर भी आपको साइड में अपने पेन से लिखना है कि द शेप, ऐसा लिखो फंक्शन ऑफ द सेल वेरी विद द शेप, लिख दो फंक्शन या फिर शेप लिखो, शेप ऑफ द सेल। एक मिनट इसको क्लीन करते हैं, यहां पे लिख रहे हैं इसके बारे में, शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल वेरी विथ द फंक्शन। इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग यही है कि एक सेल का शेप किस पर डिपेंड करता है, जैसा वो फंक्शन करेगा। जैसे कि लिखा है कि शेप ऑफ द सेल किस पे डिपेंड करेगा, जैसा उसका फंक्शन होगा उसी पे उसका शेप डिपेंड करेगा। याद रखना, ये एग्जाम में ये वाला लाइन पूछा हुआ है कि एक सेल का शेप किस पे डिपेंड करता है, एक सेल का शेप उसका फंक्शन पे डिपेंड करता है, जैसा उसका फंक्शन वैसा उसका शेप। अगर अलग अलग शेप होता है, किस पे डिपेंड करेगा अलग अलग शेप, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ अ सेल। इस स्टेटमेंट को आप लोग लिख लो, किताब में लिख लो इसी तरह से।
आगे आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखो क्या है, ध्यान से देखना। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बैक्टीरिया हो जाएगा एग्जांपल, ब्लू ग्रीन अलगी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा और पीपीएलओ हो जाएगा। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टी, इसको लाइन करना, अंडरलाइन करो इस लाइन को, जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। जो एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, वो यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, वो ज्यादा फास्ट मल्टीप्लिकेशन कौन करता है? प्रोकैरियोटिक सेल एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। याद रखना कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई कौन करेगा? ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करेगा प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। आगे बात करते हैं। They may vary greatly in shape and size. The four basic shape of the bacteria are, ये हम लोग लिख चुके हैं कि बैक्टीरिया अगर रॉड शेप का होगा उसका नाम क्या पड़ेगा? बैसिलस। बैक्टीरिया अगर स्फेरिकल होगा उसका नाम क्या पड़ेगा? कोकस। बैक्टीरिया अगर कॉमा शेप का होगा उसका नाम क्या पड़ेगा? विब्रियो। और बैक्टीरिया अगर स्पाइरल शेप का होगा उसका नाम क्या पड़ेगा? स्पाइरेलम। बहुत अच्छा, आगे बात करते हैं। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar। मतलब कि मान लो यहां पे 4-5 प्रोकैरियोटिक सेल बना दिए, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब प्रोकैरियोटिक सेल है। स्टेटमेंट सुनो क्या लिखा है। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though the prokaryote exhibit a wide variety of shape and function। ध्यान से सुनो क्या लिखा कि जितना भी सेल है यहाँ पे, जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल है, सबका ऑर्गेनाइजेशन सेम है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या वो सिर्फ सेल का बना है या टिश्यू का बना है या ऑर्गन का बना है या ऑर्गन सिस्टम का बना है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर कोई सेल का बना है तो उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मानो कि एक सेल है, एक ऑर्गेनिज्म है और जो कि सिर्फ सेल से बना है। किससे बना है? सिर्फ सेल, इसके पास सिर्फ सेल प्रेजेंट है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, तो आप लोग को आंसर करना है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई सिर्फ टिश्यू का बना है तो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई सिर्फ ऑर्गन का बना है तो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कोई ऑर्गन सिस्टम का बना है तो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कि एक प्रोकैरियोटिक सेल, अगर मान लो 10 प्रोकैरियोटिक सेल है यहाँ पे, तो इसमें से सभी प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन सेम है। मतलब सब किससे बना है? सब सेल से ही बना है। मान लो सबका ऑर्गेनाइजेशन सेम है, सब किससे बना है? सब सेल से ही बना है। सिमिलर इवन द प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन सब प्रोकैरियोटिक का सेम होता है, लेकिन फिर भी सब जो प्रोकैरियोटिक सेल है सबका फंक्शन अलग होता है और सबका शेप अलग होता है। याद रहेगा ये बात कि ऑर्गेनाइजेशन सेम है, मतलब ऐसा हो सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है सिर्फ सेल का बना है, मान लो जो एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट है, टिश्यू नहीं बना है, लेकिन सबका शेप और फंक्शन अलग अलग होता है। ऑर्गेनाइजेशन तो सेम है कि सब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बट फंक्शन और शेप सबका अलग अलग है, ठीक है। ऐसे करके एनसीईआरटी का एक एक लाइन हमको तोड़ना पड़ेगा, तब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। समझ बताया? आगे देखो क्या करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑल, ध्यान से देखो, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल। जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। देखो यहां लिख दिया ना कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, हम लोग ऊपर में लिख चुके हैं। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। और सेल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे को क्या, देखो यहां क्या लिखा है साइटोप्लाज्म के बाद, नेक्स्ट है द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स fluid filling the cell is the cytoplasm. There is no well defined nucleus। किसके बारे में बोल रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल कैसा है? नेकेड है। नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर से मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, बाहर से डायरेक्टली इस तरह से रख दिया। देखो यहां देखो, डायरेक्ट ये साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल रख दिया बिना एनी कवरिंग का, विदाउट एनी कवरिंग। इन एडिशन टू द, ध्यान से सुनो यहाँ क्या लिखा, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए का मतलब मेन डीएनए, दैट इज सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए
मेनी बैक्टीरियल हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। बोले थे क्या, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्मिड डीएनए, कि मेन डीएनए के साथ साथ एक और डीएनए प्रेजेंट है इसके पास, उस डीएनए का क्या नाम है, प्लास्मिड डीएनए। ठीक है, द स्मॉलर दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लास्मिड। क्या बोलते हैं इसको, प्लास्मिड बोलते हैं। The plasmid DNA confers certain unique phenotypic character to the such bacteria. One such character is the resistance to antibiotic. अब यहां से यहां तक आप पूरा स्टेटमेंट लाइन करना। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि प्लास्मिड डीएनए करता क्या है, कि प्लास्मिड डीएनए बोले थे कि सब बैक्टीरिया में नहीं होता है, लेकिन ये जहां पे प्रेजेंट होता है उस बैक्टीरिया को एक एक्स्ट्रा फिनोटाइप प्रोवाइड कर देता है, मतलब एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट प्रोवाइड कर देता है। कोई भी एंटीबायोटिक अगर उस बैक्टीरिया को मारने आएगा तो वो नहीं मरेगा जिसके पास प्लास्मिड डीएनए प्रेजेंट हो। क्यों नहीं मर रहा है, क्योंकि प्लास्मिड डीएनए जो है उस बैक्टीरिया को एक एक्स्ट्रा फिनोटाइप प्रोवाइड कर रहा है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है, और वो बेनिफिट क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटीबायोटिक, रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है किसी भी एंटीबायोटिक से। तो जिस बैक्टीरिया में प्लास्मिड डीएनए होगा वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से किल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्मिड डीएनए उसको रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि सब बैक्टीरिया में है, प्लास्मिड डीएनए सब बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट है, कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, लेकिन जहां पे प्रेजेंट है उस बैक्टीरिया को एक एक्स्ट्रा फिनोटाइप दे रहा है, और वो फिनोटाइप क्या है, प्रिवेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। याद रखना इस बात को। देखो क्या लिखा, द प्लास्मिड डीएनए कन्फर्स, देखो यहां से, प्लास्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, कि एक एक्स्ट्रा फिनोटाइप प्रोवाइड कर रहा है। वन सच कैरेक्टर इज द रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, और वो कैरेक्टर क्या है, एंटीबायोटिक से इसको रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लास्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन डीएनए। जब हम लोग क्लास 12 में जाएंगे ना, तो क्लास 12 में हमको प्लास्मिड डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि उसका और क्या यूज है। प्लास्मिड डीएनए का यूज क्या है ना, कि अगर मान लो मेरे बॉडी से कोई भी डीएनए तुम्हारे बॉडी में भेजना है ना, तो उसको प्लास्मिड डीएनए के थ्रू भेज सकते हैं। समझ बात आया, कि अगर मेरे सेल में अगर कुछ ऐसा डीएनए प्रेजेंट है जो हमको तुम्हारे बॉडी में भेजना है, तो मेरे डीएनए को प्लास्मिड में फिक्स करके तुम्हारे बॉडी में भेजा जा सकता है। जो इसको कहां पे पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हम इसको पढ़ाएंगे, प्लास्मिड डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। आगे देखो क्या लिखा है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। No organelle like the one in the eukaryotes are found in the prokaryotic cell except the ribosome। क्या लिखा, कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ एक ऑर्गेनल को छोड़ करके, उसका नाम क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़ करके प्रोकैरियोट्स में और अदर ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक ही ऑर्गेनल पाया जा रहा है, उसका नाम क्या है, राइबोसोम। आगे देखो, द प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। हम लोग इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़े ना, कि इंक्लूजन क्या है, वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, वो स्टोरेज करता है। तो वो सिर्फ कहां पाया जाता है, वो सिर्फ पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, यूकेरियोट्स में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द मेसोसोम। मेसोसोम के बारे में भी पढ़े। मेसोसोम क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर इनफोल्ड कर गया अंदर की तरफ तो उसका नाम क्या पड़ा, मेसोसोम। क्या लिखा है, मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग लिखना, यहां पे लिखो साइड में, कहीं पे बुक में आपके जगह है ना, तो वहां पे लिखो मेसोसोम के बारे में लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिख देना, इट इज इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट इज इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड पॉइंट लिख देना, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। सिर्फ ये कहां पे पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये वही लिखा है यहां पे, कि देखो क्या लिखा, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन का ही एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म दैट इज कॉल्ड मेसोसोम। क्या बोला उसको, मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, कि प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर क्या है, मेसोसोम। कि प्रोकैरियोटिक कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल हो उसमें मेसोसोम प्रेजेंट रहेगा, हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोसोम विल बी प्रेजेंट। तो प्रोकैरियोटिक क्या हो गया, मेसोसोम क्या हो गया, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कि प्रेजेंस ऑफ मेसोसोम
इज द कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कि हर प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाएगा, मेसोसोम पाया जाएगा, इसीलिए मेसोसोम को क्या बोल रहे हैं, मेसोसोम इज द कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, आगे बात करते हैं। दे आर है क्या, दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेसोसोम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग है, इसी को क्या बोल रहे हैं, मेसोसोम। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल इनवेलप। अब यहां पे देखो, इसको भी देख ही लो, यहां पे देखो, ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, कितना साइज लिखा, 10 से 20 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का साइज कितना लिखा, 1 से 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ ये भी बैक्टीरिया ही, इसका साइज कितना लिखा, 0.1 माइक्रोमीटर। और वायरस का साइज कितना लिखा, 0.02 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सब हम लोग को याद करना होता है, डाटा एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि किसका कितना लेंथ है। आगे देखो क्या है, सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो ध्यान से आप लोग देखना, लिखा है मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, किस, अगर बैक्टीरिया को सेल को देखें, हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप। सेल इनवेलप के बारे में बताए थे क्या, कि 3 लेयर प्रेजेंट होता है, 3 लेयर बना देते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। ये कहां पे पाया जाता है, ये बैक्टीरिया में ही मेनली पाया जाता है। इस तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग, सेल इनवेलप बोलते हैं, सेल इनवेलप। जहां पे ये बाहर वाला लेयर का नाम क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर वाले लेयर का नाम था सेल वॉल, और सबसे अंदर वाले लेयर का नाम था सेल मेम्ब्रेन। तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं, सेल इनवेलप। मेनली ये कहां पाया जाता है, ये तीनों लेयर मेनली पाया जाता है बैक्टीरिया में ही मेनली पाया जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। द सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सेल इनवेलप में कितना लेयर बोला, 3 लेयर बोल रहा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर वाले लेयर का नाम क्या बोला, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरे लेयर का नाम क्या बोला, फॉलोड बाय द सेल वॉल। अंदर में क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द इनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो तीनों लेयर है ना, ये तीनों लेयर अपना अलग अलग काम करता है। ग्लाइकोकैलिक्स का अलग फंक्शन, सेल वॉल का अलग फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अलग फंक्शन। तो वही लिखा हुआ है कि ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द सेल परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, कि तीनों लेयर अलग अलग काम करता है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, लेकिन तीनों मिल करके क्या करता है, तीनों मिल करके सेल को प्रोटेक्ट करता है। याद रखना कि जो तीनों लेयर है ना, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल इनवेलप, तीनों का फंक्शन अलग अलग है, लेकिन तीनों मिल करके सेल को क्या प्रोटेक्ट करता है, सेल को क्या प्रोवाइड करता है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। याद रख लेना ये बात कि सेल इनवेलप क्या करता है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आगे देखो क्या लिखा है, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप on the basis of differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram। हम लोग पढ़े थे ना 2 तरह का बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किस बेसिस पे पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवेलप, कि सेल इनवेलप के बेसिस पे 2 तरह का है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। क्या लिखा हुआ है सो देखो, प्रोसीड्यूर डेवलप्ड बाय ग्राम, और साइंटिस्ट का नाम क्या था, क्रिस्टियन ग्राम। साइंटिस्ट का क्या नाम था, क्रिस्टियन ग्राम। Those that take up the gram stain are gram positive and the other that do not take up the gram are gram negative। बस 2 ही लाइन लिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। बस यहाँ पे लिख दिया 2 लाइन कि those that take up the gram stain are gram positive और those that do not take up the gram stain are gram negative। ध्यान से सुनना क्या बोले, कि हम लोग बोले थे कि अगर बैक्टीरिया को हमको और क्लियर देखना है तो उसको हमको कलर चढ़ाना पड़ता है। क्या चढ़ाना पड़ता है, कलर चढ़ाना पड़ता है। और ये प्रोसेस कौन किए थे, साइंटिस्ट का नाम था क्रिस्टियन ग्राम। ध्यान से सुनो ना क्या बोल रहे हैं, साइंटिस्ट का क्या नाम था, क्रिस्टियन ग्राम। हम बोले कि अगर बैक्टीरिया को हमको और क्लोजली देखना है और क्लियरली देखना है तो क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया को स्टेनिंग करना पड़ेगा, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर हमें कलर चढ़ाना पड़ेगा और कलर चढ़ाने से बैक्टीरिया आसानी से ताकि विजिबल हो जाए। तो क्या किया, क्रिस्टियन ग्राम की ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया लिया और उसमें कलर चढ़ाना स्टार्ट किया। तो वहां पे पाया गया कि कुछ बैक्टीरिया जो है उसके कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल पे जो कलर है ना वो रिटेन रह गया, एक्यूमुलेट हो गया, और कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल पे कलर एक्यूमुलेट नहीं हुआ, जिसके कारण जहां पे कलर एक्यूमुलेट हो गया उसको बोल दिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और जहां पे कलर एक्यूमुलेट नहीं हुआ उसको बोल दिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जहां पे कलर एक्यूमुलेट, जहां पे कलर जम गया ना उसका सेल इन्वेलप थोड़ा मोटा हो गया और जहां पे कलर नहीं जमा उसका सेल इन्वेलप तो पतला ही रहेगा। समझ में बताया क्या था,
ग्राम स्टेनिंग क्यों किया? ताकि बैक्टीरिया को और आसानी से देख सके। स्टेनिंग क्या होता है? बैक्टीरिया के ऊपर कलर चढ़ाना। क्यों चढ़ाना कलर? ताकि बैक्टीरिया को और आसानी से क्लियरली देख सके। समय बताया। तो जब कलर चढ़ाए तो कुछ बैक्टीरिया पे जो कलर है उसके सेल वॉल पे रिटेन रह गया, सेल वॉल पे एक्युमुलेट कर गया, और कुछ बैक्टीरिया पे जो सेल कलर है वो रिटेन नहीं रहा। तो जहां पे कलर जम गया उसको बोल दिए ग्राम पॉजिटिव, और जहां पे कलर नहीं जमा उसको बोल दिए ग्राम नेगेटिव। समझ बात आ गया? आगे बात करते हैं। Glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. It could be a loose sheath. बोले थे ना दो तरह का ग्लाइकोकैलिक्स है, एक हो सकता है लूज शीथ और एक हो सकता है टफ कैप्सूल। क्या लिखा? इट कुड बी अ लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर। जहां पे ग्लाइकोकैलिक्स लूज होगा उसका क्या नाम पड़ेगा? स्लाइम लेयर। इन सम while in other it may be a thick and tough capsule. बोले थे कि दो तरह का ग्लाइकोकैलिक्स है। यहां पे देखो, ध्यान से देखना, यहां पे ये सेल बना दिए, या फिर दो सेल बनाना पड़ेगा। देखो इधर एक सेल यहां बनाए, एक सेल यहां बनाए, ठीक है। अगर बाहर वाला लेयर पूरा लूज होगा, ये ग्लाइकोकैलिक्स वाला लेयर है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स पूरा लूज होगा तो इसका नाम पड़ेगा स्लाइम लेयर। क्या नाम पड़ेगा? स्लाइम लेयर। अगर ग्लाइकोकैलिक्स पूरा हार्ड होगा, पूरा टफ होगा, पूरा रिजिड होगा, तो इसका नाम पड़ेगा टफ कैप्सूल। क्या नाम पड़ेगा? टफ कैप्सूल। तो याद रखना कि ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह का होता है, कि अगर कहीं पे जो आउटर मोस्ट लेयर पूरा लूज है तो उसका नाम पड़ता है स्लाइम लेयर, और कहीं पे आउटर मोस्ट लेयर पूरा हार्ड है तो उसका नाम पड़ता है टफ कैप्सूल। ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स का ही दो टाइप है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल, द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग। इसको लिखो यहाँ पे, हेडिंग लिखो यहाँ पे, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। देखो यहाँ पे क्या लिखा? द सेल वॉल determine the shape of the cell, provide the strong structural support, prevent from the bacteria from bursting and collapsing. तो यहां पे लिखो function of cell wall। function of cell wall एक एक करके लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट यह लिखा है the cell wall determine the shape of the cell। तो फर्स्ट पॉइंट लिख दो, it determines shape of the cell, it determine शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को डिटरमाइन किया। देखो अब दूसरा नंबर यहां क्या लिखा, देखो शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो लिख देना इट प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब उसको मेंटेन, उसके शेप को मेंटेन करके रखने में मदद कर रहा है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब उसको कोलैप्स होने नहीं दे रहा है, आरटी सपोर्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग। थर्ड पॉइंट लिखना, प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग मतलब फटने से बचाता है सेल वॉल, प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग, प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग। और उसके बाद क्या लिखा? और कोलैप्सिंग। तो ये भी लिख देना फोर्थ नंबर में, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। इसको लिखो साथ में, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। चलो इस चारों पॉइंट को लिखो साइड में, किताब के साइड में लिखो। लिख लिए? ये लिख लिए? चलो आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना? एनसीईआरटी का रीडिंग समझ में आ रहा है कि कैसे रीडिंग करना है? घर पे जब जाओगे ना तो इसी तरह से रीडिंग करना, एक एक लाइन को तोड़ना पड़ेगा और एक एक लाइन के बारे में समझना। और जहां पे आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हमको यहाँ पे लगा कि यहाँ पे देखो इस सेल वॉल का फंक्शन दिख रहा है, तो हम साइड में यहाँ पे लिख लिए सेल वॉल का फंक्शन। तो जब हम दोबारा से बुक खोलेंगे तो हमको तुरंत यहाँ पे दिखेगा कि नहीं सेल वॉल का फंक्शन, तुरंत यहाँ से 4 पॉइंट पढ़ लेंगे। ऐसा थोड़ी कि बार बार पूरा रीडिंग करते जाएंगे, 4 पॉइंट पढ़ लिए हो गया काम। समझ आता है? इसी तरह से करना आप लोग रीडिंग। आगे देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बोल रहा है। देखो यहां, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इट इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमेबल। कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमेबल। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। देखो ध्यान से सुनना क्या लिखा है, इससे क्वेश्चन पूछता है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ
द यूकैरियोट्स। तो यहां पे एक हम पॉइंट लिखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमिलर in structure and function, similar in structure and function in both prokaryotes and eukaryotes क्या बोले हम यहाँ पे? हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन हर जगह सेम होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या होगा? हर जगह सेम ही पाया जाएगा। समझ बात आ गया? आगे देखो क्या लिख रहा है, तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए, साइड में लिखो इस पॉइंट को। नेक्स्ट है हमारे पास a special membranous structure called is the mesosome, which is formed by the extension of the plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicle. कि mesosome कितना तरह का हो सकता है? Vesicle, tubules and lamellae. They help in, अब यहाँ पे next लिखेंगे function of mesosome, साइड में हेडिंग बनाओ function of mesosome लिखने जा रहे हैं, ये लिख लिए, ये वाला पॉइंट ये लिख लिए, चलो बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिख देना फंक्शन ऑफ मेसोसोम, ठीक है? यहां पे लिखो फंक्शन ऑफ मेसोसोम। फंक्शन ऑफ मेसोसोम, अब एक एक करके पॉइंट लिखेंगे, देखो क्या लिखा है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, तो पहला फंक्शन लिखना हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेकेंड फंक्शन देखो क्या लिखा है, डीएनए रेप्लिकेशन। सेकेंड फंक्शन लिखना हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। थर्ड फंक्शन देखो क्या लिख रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, मतलब लिख दे रहे हो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। फोर्थ नंबर लिखो दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, फोर्थ पॉइंट लिखो हेल्प इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब यहां पे क्या है? रिलेटेड टू एनर्जी प्रोडक्शन। रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है यहां पे? एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है? आगे देखो सिक्रीशन प्रोसेस, 5 नंबर में लिखो हेल्प इन सिक्रीशन, हेल्प इन सिक्रीशन। तो देख लो ये 5 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेसोसोम के बारे में, कि मेसोसोम का फंक्शन क्या है, आपको याद रखना है मेसोसोम का फंक्शन। तो एक एक करके लिख लो। पहला फंक्शन क्या लिखे? लिख लिए भाई, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। दूसरा है हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। थर्ड है सेल डिवीजन। फोर्थ है हेल्प इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब लिख दो मेनली एनर्जी, मेनली रिलेटेड टू एनर्जी, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन लिख दो, मेनली रिलेटेड टू एनर्जी प्रोडक्शन। और नेक्स्ट लिखा है हेल्प इन सिक्रीशन। क्लियर हुआ बात? ये किसका फंक्शन लिखवाए? ये फंक्शन हम लोग लिख लिए मेसोसोम के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब हटा दे इसको, इसको हटा दे। चलो बहुत अच्छा, अब आगे देखते हैं, ठीक है? आगे देखो क्या लिखा है, यहां से पढ़ना है, ठीक है? देखो यहां से क्या लिखा है, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophore which contain pigment। तो यहां पे लिखो क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर, और उसमें लिख देना प्रेजेंट ओनली इन साइनोबैक्टीरिया, प्रेजेंट ओनली इन साइनोबैक्टीरिया। एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं, इट हैज पिगमेंट सो दैट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इट हैज पिगमेंट विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। किस चीज में मदद कर रहा है? फोटोसिंथेसिस करने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, यहां पे किसके बारे में लिखे? क्रोमैटोफोर के बारे में लिखे। एक पॉइंट और लिख सकते हैं,
इट इज इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन ही इनफोल्ड हो जाता है, उसी को क्रोमेटोफोर भी बोलते हैं। सिर्फ कहां प्रेजेंट है, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में ही प्रेजेंट है। लिख देना, इट इज ऑल्सो इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्रोमेटोफोर भी किस चीज का इनफोल्डिंग है, इट इज ऑल्सो इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सारा पॉइंट साइड में लिखो, बुक के साइड में सारा पॉइंट लिख लो। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, बैक्टीरियल सेल मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। फ्लैजिला के बारे में बात किए थे हम लोग, अब यहाँ पे फ्लैजिला के बारे में लिखेंगे। ये पॉइंट लिख लिए आप लोग, ये लिख लिए, लिखो लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हटा रहे इसको हम, लिखो लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया, चलो बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो आगे, आगे पढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे, अब फ्लैजिला के बारे में पढ़ना है। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, जाने को क्या बोलते हैं, मोटिलिटी। कि बैक्टीरिया के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला किसी में मदद करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करता है। तो बोलेंगे फ्लैजिला इज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। देखो क्या लिखा है, मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। क्या लिखा है, फ्लैजिला। फर्स्ट क्लास में ये डायग्राम बनाए थे, ऐसे करके डायग्राम बनाए थे फ्लैजिला का, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, याद आया। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया शो रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो यहां पे देखो ना, हम यहां लिख देते हैं फ्लैजिला के बारे में, यहां पे लिखो फ्लैजिला। फ्लैजिला में लिख लेना 3 पार्ट्स। कितना पार्ट है, 3 पार्ट। या फिर रुको, यहां पे लिखो फर्स्ट नंबर बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। दूसरा नंबर लिखना हुक, और तीसरा नंबर लिखना फिलामेंट। अच्छा, ये किसके फ्लैजिला के बारे में बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिख देना यहां पे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला में कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ठीक है, आगे जो क्या लिखा है, बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। कि फिलामेंट कहां से बाहर निकलता है, फिलामेंट सेल के सरफेस से ही तो बाहर निकलता है, और फिलामेंट की सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन को ही हम लोग फिलामेंट बोल रहे हैं। आगे दो क्या लिखा है, फ्रॉम द आउटसाइड बिसाइड फ्लैजिला पिलाई एंड फिम्बरी आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर। जो फर्स्ट क्लास में जो डायग्राम बनाए थे, इस तरह से पिलाई बनाए थे और इस तरह से फिम्बरी बनाए थे, है ना। तो क्या लिखा, बिसाइड फ्लैजिला, क्या हुआ, फर्स्ट क्लास में डायग्राम बनाए थे, कॉपी खोलिए, वहां पे बना होगा डायग्राम बेसल बॉडी, कॉपी ओपन कीजिए। आपके नोट्स में एक डायग्राम बनवाए थे फर्स्ट क्लास में, बेसल बॉडी बनाए थे, फिर हुक बनाए थे, फिर फिलामेंट बनाए थे। देखो इस तरह से, रुक जाओ 1 मिनट, हम बता रहे, रुको। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्लास में हम इस तरह से एक डायग्राम बनाए थे आप लोगों की क्लास में। सबसे बाहर में बोले ग्लाइकोकैलेक्स होता है, फिर बोले थे कि सेल वॉल होता है, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोले थे कि एक स्ट्रक्चर है जिसको बोले बेसल बॉडी। ये हो गया बेसल बॉडी,
उसके बाद एक स्ट्रक्चर इसको बोले हुक, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर इसको बोले फिलामेंट। ये तीनों पार्ट क्या है? ये तीनों पार्ट को हम लोग मिला करके बोलते हैं फ्लैजिला। ये तीनों पार्ट क्या है? फ्लैजिला। किसमें? बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है उसके पास कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। इस वाले इसको इसका नाम हो गया बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। इसका नाम हो गया हुक, और इसका नाम हो गया फिलामेंट, फिलामेंट। इस तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? इस तीनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। समझ में बात आया? तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया में फ्लैजिला का कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। या फिर एक प्रोकैरियोट्स, जैसे मानो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है ना, तो प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला का कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। लेकिन यूकैरियोट्स में फ्लैजिला का सिर्फ 2 ही पार्ट है। आप नोटबुक खोलो, नोटबुक में आपका लिखा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। टाइम हो गया क्या? टाइम तो हो गया है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, देखो आज हम लोग को कंप्लीट करना था लेक्चर नंबर 8 में हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम लेकर के आए थे। ठीक है, लेकिन ये अब हो नहीं पाएगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन करना चाहेंगे आप लोग? एक क्वेश्चन दे, क्वेश्चन कीजिएगा, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ सब कोई, क्या आंसर होगा बताओ? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए सब कोई। राइबोसोम आर, चलो राइबोसोम के बारे में पढ़ो, अटेम्प्ट कीजिए खुद से, इसका आंसर बताना है सबको। राइबोसोम क्या है? आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन ओनली। क्या राइबोसोम के पास बाहर में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है? बताओ। आगे देखो क्या लिखा है, फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। राइबोसोम अभी जस्ट बात कर रहे थे कि राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि फाउंड इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज ही आपके बुक में लिखवाए हैं लोकेशन ऑफ राइबोसोम। एक लोकेशन लिखवा है साइटोप्लाज्म, दूसरा लोकेशन क्या लिखवा है? दूसरा लोकेशन लिखवा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा लोकेशन क्या लिखवा है? माइटोकॉन्ड्रिया, और फोर्थ लोकेशन क्या लिखवा है? ऑन RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद और स्टेटमेंट नहीं है, तो बोल रहा है कि आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन ओनली। नेक्स्ट है कि फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, फाउंड इन साइटोप्लाज्म एज वेल। तो तीनों स्टेटमेंट क्या लग रहा है? सही है। बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन ओनली, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 ही होगा, क्योंकि राइबोसोम कैसा होता है? इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बाहर से कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 एंड 3। देख लो कहां पे है, ओनली 2 3 है कहीं पे? 1 3 1 and 2, only 1 and 3, only 1 and 2। एक मिनट, बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन ओनली, राइबोसोम लैक सेल मेम्ब्रेन, ऐसा है कि बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल। ये दोनों तो अच्छा, ऑप्शन इसको सुधार लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे कर लो, ऑप्शन 2 and 3 ओनली, इसमें कर दो यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 2 कर दो, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट थोड़ा सा लंबा है, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइम हो गया ना?